नमस्ते दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सोनी आज आपके लिए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। टॉपिक चालू करने से पहले विद्यार्थियों से अनुरोध है, यदि आपको मेरी क्लास पसंद आया है तो लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सके और कोई वीडियो से फायदा मिल सके। तो हमारा टॉपिक है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इसके पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वह टॉपिक का नाम था अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अब ये नया टॉपिक है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट पढ़ेंगे? 3 पार्ट में। पहले पार्ट में इस टॉपिक की हम डेफिनेशन बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, और दूसरे पार्ट में इस टॉपिक का हम कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में बताएंगे। तीसरे पार्ट में मैं इस टॉपिक का भौतिकी महत्व बताऊंगा। पहले पार्ट में तो इस टॉपिक की परिभाषा बताऊंगा, डेफिनेशन। सेकंड पार्ट में इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट। तीसरा इसका फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग बताऊंगा इसका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का। पहले पार्ट में तो इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, दूसरे पार्ट में ये जो डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड है इसका मान मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर प्रदर्शित करूंगा, और तीसरा इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, भौतिकी महत्व क्या है डाइवर्जेंस का। ठीक है, तो आइए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। पहला पार्ट डेफिनेशन बताता हूं आपको। डेफिनेशन क्या होती है? जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वह होगी किसी सदिश क्षेत्र के अल्पांश आयतन से, किसी सदिश क्षेत्र के अल्पांश आयतन से गुजरने वाला सदिश क्षेत्र का फ्लक्स। किसी सदिश क्षेत्र के अल्पांश आयतन से गुजरने वाला सदिश क्षेत्र का फ्लक्स या अभिवाह तथा अल्पांश आयतन के अनुपात किसी सदिश क्षेत्र के अल्पांश आयतन से गुजरने वाला सदिश क्षेत्र का फ्लक्स तथा अल्पांश आयतन का अनुपात सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। क्या परिभाषा है? किसी सदिश क्षेत्र की अल्पांश आयतन से गुजरने वाला सदिश क्षेत्र का फ्लक्स तथा
अल्पांश आयतन का अनुपात सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, और इस सदिश क्षेत्र की जो डाइवर्जेंस को हम डाइवर्जेंस ए वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। किसे व्यक्त करेंगे? डाइवर्जेंस ए वेक्टर से व्यक्त करेंगे। इसे डाइवर्जेंस ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्या हो गया? और डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्या हो गया हमारे पास? डाइवर्जेंस ए वेक्टर होगा लिमिट dv टेंड्स टू 0 1 अपॉन dv इंटीग्रल a डॉट ds। ठीक है, ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का यह गणितीय रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है। यह परिभाषा का हमने गणितीय रूप बनाया। तो इस गणितीय रूप से परिभाषा कैसे निकलेगी, कैसे प्राप्त होगी? देखिएगा, किसी सदिश क्षेत्र की अल्पांश आयतन से गुजरने वाला सदिश क्षेत्र का फ्लक्स तथा अल्पांश आयतन का अनुपात सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। अब यहाँ सदिश क्षेत्र है तो सदिश राशि आएगी। और दूसरी बात है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स उसे बोलेंगे किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। यदि विद्युत क्षेत्र से गुजरे तो क्या बोलेंगे? किसी विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी भी क्षेत्र से गुजरे, हमेशा वह किसी भी क्षेत्र से गुजरे और बंद पृष्ठ से गुजरेगी, तो बंद पृष्ठ से गुजरेगी तो बंद पृष्ठ से जो गुजरेगी ना, वही बल रेखाओं की संख्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। और जहां a डॉट ds, ये तो फ्लक्स है। सरफेस या तो ds से लिख दो या ds से लिख दो। ये सरफेस इंटीग्रल, सरफेस के सापेक्ष इंटीग्रल है, तो मैंने s लगाया है, अल्पांश आयतन dv है। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है, यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। तो लिखिएगा, स्टार लगाकर, यह एक अदिश राशि है। देखिएगा, डाइवर्जेंस तो वेक्टर क्वांटिटी और सदिश क्षेत्र भी वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगी? हमेशा आपको स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगी। यह मैं आप जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका मान ज्ञात करूंगा, वहां पर बताऊंगा यह कैसे स्केलर क्वांटिटी है, यह कैसे अदिश राशि है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो याद रख लीजिएगा, यह क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? यह है अदिश राशि है। तो इस प्रकार सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा हमें प्राप्त हो गई। अब इस जो गणितीय रूप है सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का, इसका मान मैं कार्तीय निर्देश तंत्रों के अंदर ज्ञात करूंगा। किसके अंदर करूंगा? कार्तीय निर्देश तंत्रों के रूप में इसका मान मैं ज्ञात करूंगा। तो इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में तो परिभाषा खत्म हो चुकी है। इस समय बच्चों पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और सभी विद्यार्थी अपने घर पर आराम कर रहे हैं। तो विद्यार्थी अपने आराम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे। ठीक है, तो हमारा दूसरा पार्ट है कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में। ठीक है, इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो
सदिश क्षेत्र के डायवर्जन का मान हम कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में ज्ञात करेंगे, तो हम तंत्र भी यही लेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र। हमने 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं, 3 तरह के सिस्टम पढ़े हैं। पहला सिस्टम है कार्तीय निर्देश तंत्र, दूसरा है बेलनाकार निर्देश तंत्र, तीसरा है गोलीय निर्देश तंत्र। हम हमेशा जो भी डायग्राम बनाते हैं वह बनाते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर। तो हम एक कार्तीय निर्देश तंत्र ले रहे हैं, देखिएगा बच्चों, और डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। जो मान ज्ञात कर रहे हैं इस डायग्राम से मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। और ये मूल बिंदु हो, ये x, y और z मैंने कोऑर्डिनेट अक्ष बता दी। जहां तीनों अक्ष मिलती उसे मैंने मूल बिंदु O दे दिया। अब ये जो तंत्र है ये है कार्तीय निर्देश तंत्र, क्योंकि कार्तीय निर्देश तंत्र है। इस तंत्र के अंदर हम कोई बिंदु P लेते हैं, मैंने बिंदु P ले लिया साहब, और इस बिंदु P के इस तंत्र के अंदर निर्देशांक क्या होंगे, वो होंगे x, y, z। जो भी तंत्र मानते हो और उस तंत्र के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस सिस्टम की कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। इस सिस्टम के अंदर मैंने एनी कोई पॉइंट P लिया है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस सिस्टम के कोऑर्डिनेट होंगे। तो क्या होंगे, x, y, z, ठीक है। अब हम इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश षष्ठफलक की रचना करते हैं। करिएगा, हमने इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश षष्ठफलक की रचना कर दी। ठीक है, रचना कर दी। ये जो पॉइंट P है इसको मीडियम में लिख देते हैं ताकि आपको इस सिस्टम के अंदर मध्य में दिखाई दे। ये पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वह है क्या है, x, y और z, ठीक है। हमने एक कार्तीय निर्देश तंत्र लिया है। इस निर्देश तंत्र के अंदर हमने कोई बिंदु P लिया है और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y, z है। अब हम बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश षष्ठफलक की रचना करते हैं। एक आयताकार अल्पांश षष्ठफलक की इसकी रचना कर दी हमने, और इस अल्पांश षष्ठफलक की जो भुजा है वह x, y, z अक्षों के अनुदिश क्या है, वह है x, y, z अक्षों के अनुदिश क्या है, वह है हमारे पास dx, dy और dz। x, y, z अक्षों में से क्या है, dx, dy और z अक्षों में dz है। आगे बात समझे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है, a वेक्टर है। यदि बिंदु P पर सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है तो x, y, z अक्षों के अनुदिश इस सदिश क्षेत्र के घटक क्या होंगे, वह घटक होंगे ax, ay और az। x, y, z अक्षों के अनुदिश घटक क्या होंगे सदिश क्षेत्र के, ax, ay और a z अक्ष अनुदिश az। ये तो आयताकार अल्पांश षष्ठफलक की भुजा है, ठीक है। ये है षष्ठफलक की भुजा, ध्यान दीजिएगा, ये षष्ठफलक की भुजा है और ये है सदिश क्षेत्र के घटक। क्या है ये, सदिश क्षेत्र के घटक है। x, y, z अक्षों के अनुदिश क्या है, ax, ay, az है, ठीक है। तो सदिश क्षेत्र का मान क्या हो गया, सदिश क्षेत्र का मान हो गया a वेक्टर इज इक्वल टू i के
ए एक्स प्लस जे क्यूब ए वाई और प्लस के क्यूब ए जेड। ठीक है, अब हम एक बार परिभाषा देखें। परिभाषा क्या थी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की? परिभाषा यह थी किसी सदिश क्षेत्र के अल्पांश आयतन से गुजरने वाला फ्लक्स तथा अल्पांश आयतन का अनुपात सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला? फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स किससे निकालना है? इस पूरे षष्ठ फ्लक्स से निकालना है। वो षष्ठ फ्लक्स की जो भुजा है वह एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश है। तो पहले हम क्या करेंगे? पूरे षष्ठ फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हम पहले एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश निर्गत फ्लक्स का मान निकालेंगे। यदि आप एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश निर्गत फ्लक्स का मान निकाल लेते हो तो आप पूरे षष्ठ फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जो षष्ठ फ्लक्स है वह एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश स्थित है। ठीक है, तो हम पहले बात करें एक्स दिशा की। ठीक है, तो देखिएगा एक्स जो लिख रहा हूं आप लोग साथ साथ उतार दीजिएगा। एक्स दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक एक्स दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक क्या है? एक्स। अभी मैंने बताया था एक्स के परिवर्तन की दर क्या है? डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। एक्स दिशा में सदिश क्षेत्र का घटक क्या है? एक्स के परिवर्तन की दर, मतलब इस दिशा में परिवर्तन की दर क्या है? डेल एक्स अपॉन डेल एक्स है। डेल एक्स अपॉन डेल एक्स है। तो बिंदु P से पहले हम जो षष्ठ फलक है इसको नेमिंग दे दें। ये ए बी सी डी ई एफ ये जी। ये षष्ठ फलक है जिसकी 6 भुजाएं हैं। ये जो 6 भुजाएं हैं वह 3 अक्षों के अनुदिश है, एक्स वाई जेड। ठीक है, षष्ठ फलक की 2 भुजा तो एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, फिर 2 भुजा वाई अक्ष के अनुदिश होगी, फिर 2 भुजा जेड अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक है, एक दिशा में सदिश क्षेत्र घटक x के परिवर्तन की दर डेल x अपॉन डेल x है। तो बिंदु P से dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ, देखो एक दिशा की बात कर रहे हैं तो एक दिशा में हमारे का डायग्राम दिखेगा। इस डायग्राम से हम निकाल लेते हैं जूम करके पृष्ठ ये निकालिएगा। बिंदु P है, क्योंकि बिंदु P के चारों ओर मैंने अल्पांश षष्ठ फलक की रचना की थी ना, तो B, C, D और E ये हो गया A B C D E F G और H दे दीजिएगा। ये हो गया A H E और F। ये बिंदु P है, ये पूरी कितनी है? dx है, दोनों दूरी। ये दूरी कितनी हो गई? ये हो गई dx/2 यहाँ तक, और यहाँ से क्या हो गया? dx/2। टोटल दूरी कितनी हो गई? dx। आगे बात समझ में? तो बिंदु P से प्लस dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ B C D G से बिंदु P से प्लस dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ B C D G पर सदिश क्षेत्र का मान, वह मान होगा एक दिशा की बात कर रहे हैं तो एक दिशा में सदिश क्षेत्र का मान कितना है? x। इसका इस अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन तो डेल x अपॉन डेल x। और यह जो पृष्ठ है यह बिंदु P से किस दूरी पर स्थित है? वह है dx/2 दूरी पर स्थित है, मतलब धनात्मक दिशा में स्थित है तो प्लस आ गया। ठीक है, यह आ गया सदिश क्षेत्र का मान आ गया इस पृष्ठ पर। बिंदु P से प्लस dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ
BCDG पर सदिश क्षेत्र का मान यह है ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स dx बाई 2। आगे बात समझ में? फिर दोबारा समझिएगा, जब जिस पृष्ठ की बात कर रहे हैं यह पृष्ठ x दिशा में स्थित है। x दिशा, कुल x दिशा दो दिशाओं से मिलकर बनी होती है, धनात्मक x दिशा और ऋणात्मक x दिशा। यह जो पृष्ठ है ये धनात्मक x दिशा में स्थित है, तो कहने का मतलब है धनात्मक x दिशा में पृष्ठ की बात कर रहे हैं और धनात्मक x दिशा में पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो इस दिशा में सदिश क्षेत्र का मान क्या है? x। इसका इस अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन और यह पृष्ठ बिंदु P से किस दिशा में स्थित है? dx बाई 2 दूरी पर स्थित है और यह धनात्मक दिशा में स्थित है, तो मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, तो इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? तो इस पृष्ठ BGDC से निर्गत फ्लक्स क्या हो गया? इस फ्लक्स को मैंने मान लिया फाई। जो फ्लक्स का मान क्या हो गया? वह होगा ax डेल एक्स अपॉन डेल एक्स dx बाई 2 और 2 dx बाई 2 तो है सही, ये हो गया। प्लस की बात करें, बाकी दो दिशा स्थिर dy और dz कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ओनली एक दिशा में ही परिवर्तन हुआ है, तो दो अक्ष में से वैसे थी dy dz। ठीक है, ये तो हो गई प्लस p से बिंदु P से प्लस d बाई दूरी पर स्थित पृष्ठ की बात हो गई। अब बिंदु P से माइनस बिंदु P के पीछे भी एक और पृष्ठ स्थित है, वह है dx बाई दूरी पर स्थित है, लेकिन वह क्या है? इस पृष्ठ से विपरीत दिशा में स्थित है, इसलिए माइनस रहेगा। तो बिंदु P से माइनस dx बाई दूरी पर स्थित पृष्ठ AHGF से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? निर्गत फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, तो निर्गत फ्लक्स होगा ax, ये तो माइनस आएगा, डेल एक्स बाई 2 dx बाई 2 dz, लेकिन होल क्या जाएगा हमारे पास? ठीक है, ये हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिएगा, तथा बिंदु P से माइनस dx बाई दूरी पर स्थित पृष्ठ वह है AHGF से निर्गत फ्लक्स। तो देखिएगा, निर्गत फ्लक्स को मान लिया मैंने फाइबर डैश। क्या मान लिया? इसको मान लिया फाइबर डैश। तो फाइबर डैश क्या है? एक दिशा में यही होगा। किस दिशा की बात कर रहे हैं? बिंदु P से माइनस dx बाई दूरी पर स्थित पृष्ठ AHGS से निर्गत फ्लक्स। एक दिशा की बात कर रहे हैं और एक दिशा में यह पृष्ठ स्थित है। ठीक है, AHGF। ठीक है, एक दिशा की बात कर रहे हैं तो एक दिशा में सदिश क्षेत्र का मान कितना होगा? ax। इसका इस अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन तो डेल x अपॉन डेल x, और यह पृष्ठ कितनी दूरी पर स्थित है? dx बाई 2 दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह बिंदु P के विपरीत स्थित है, तो माइनस ds बाई दूरी पर स्थित है, तो माइनस लगा दिया और दो अक्ष वैसे की वैसे थे dy और dz। ठीक है, तो x दिशा से कुल निर्गत फ्लक्स निकाल लें। तो x दिशा से कुल निर्गत फ्लक्स, एक तो धनात्मक दिशा से निर्गत फ्लक्स और एक ऋणात्मक दिशा से निर्गत फ्लक्स। यदि कुल निकालते हैं, यदि दोनों पृष्ठ समान दिशा में होते तो फिर जोड़ देते, लेकिन बिंदु P के दोनों ओर क्या है? पृष्ठ विपरीत दिशा में विद्यमान है। बिंदु P के एक तो इधर की ओर विद्यमान है, एक पीछे की ओर विद्यमान है, दोनों पृष्ठ विपरीत दिशा में स्थित है, इसलिए हम जोड़ेंगे नहीं। यदि एक दिशा में दोनों पृष्ठ
समान दिशा में होते तो फिर हम जोड़ते, लेकिन विपरीत दिशा में स्थित है, x की धनात्मक दिशा में और x की ऋणात्मक दिशा में, इसलिए हम दोनों फर्स्ट को जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिएगा हम घटा रहे हैं, तो देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, वह आ गया ये 5, देख लीजिएगा ये आ गया हमारे पास BCDE माइनस ASGH। ये फर्स्ट इसका प्लस का मान था 5, इसका मान था 5 डेज। मान रख दो साहब, दोनों की मान रख दो, हम दोनों की मान रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स की वैल्यू आ गई एक दिशा में, x दिशा में कुल निर्गत फ्लक्स आ गया हमारे पास, वो आ गया, मान रख दिया अपन ने। तो 5 की वैल्यू क्या थी, 5 की वैल्यू ax प्लस dy dz गुना तो x dy dz प्लस डेल x अपॉन डेल x dx बाई 2 और dy और dz, ये आ गया माइनस ax dy dz माइनस डेल x अपॉन डेल x, ये dx बाई 2 dy और dz। कोष्टक खोल दीजिएगा और जो कट रहे हैं उन संख्याओं को मैं काट दूंगा और आपके पास नया समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो कट रहे हैं मैं काट देता हूं, जो बचेगा वह बचेगा, एक दिशा में निर्गत फ्लक्स का मान प्राप्त होगा। तो प्लस माइनस हो गया ना, तो डेल ax अपॉन डेल x और dx बाई 2 और dy और dz, ये पहला पद और थर्ड पद, तो पहला पद और तृतीय पद तो चला गया और सेकंड और फोर्थ पद बचा है, इसको हटा देता हूं मैं। मेन तो आपको एक दिशा में निर्गत फ्लक्स का मान प्राप्त हो गया, तो आप सभी दिशाओं से निर्गत फ्लक्स का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको मेन ये डायग्राम समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट किसकी दिशा में स्थित है। ठीक है, यदि समझ में आ गया तो डेरिवेशन बहुत आसान है, डेरिवेशन को रटना नहीं है, बस समझना है, डायग्राम को समझिएगा तो डेरिवेशन आप ऑटोमेटिक कर लोगे। तो देखिए मेरे पास क्या पद तो गया, यह पद दुगना हो गया तो मैंने 2 लगा दिया साहब, तो डेल x अपॉन डेल x dx बाई 2 और dy dz। ठीक है, ये 2 से 2 भी चला गया साहब, तो डेल ax अपॉन डेल x और dx dy dz, ये x दिशा में कुल निर्गत फ्लक्स आ गया। ठीक है, और चूंकि षष्ठ फलक का क्या है, अल्पांश आयतन है ना, तो इसको क्या लिखते हैं, चूंकि षष्ठ फलक का अल्पांश आयतन, तो dv इक्वल टू dx dy और dz, तो क्या लिखते हैं इसको, dv लिख दूं तो डेल x अपॉन डेल x, ये हो गया dv, यह हो गया x दिशा से निर्गत फ्लक्स, ये हमारे पास आ गया, यह हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, x दिशा से निर्गत फ्लक्स आ गया, तो इसी प्रकार हम y और z दिशा से निर्गत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, x दिशा से निर्गत फ्लक्स का मान क्या है, ax डेल x अपॉन डेल x dv, तो इसी प्रकार y दिशा से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा, डेल ay अपॉन डेल y dv तो आएगा सही। इसी प्रकार z दिशा से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा, डेल x डेल z अपॉन डेल z, डेल az अपॉन डेल z। ठीक है, तो इसको x लिख देता हूं, अब मैं y और z लिख दूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कुछ बच्चों ने उतार भी लिया होगा, यदि आपको उतारने नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उतार लीजिएगा। इसी प्रकार y तथा z दिशा से कुल निर्गत फ्लक्स का मान निम्न होता है। तो देखिएगा y दिशा से
y दिशा से क्या होगा, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डीवी, इसको समीकरण नंबर दे दो। तथा जेड दिशा से क्या होगा, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डीवी दे दिया, समीकरण नंबर 3 देगी। ठीक है, तो पूरे सृष्टि फ्लक्स से कुल निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा, सभी दिशाओं से निर्गत फ्लक्स के मान की योग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो संपूर्ण सृष्टि फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डॉट डी एस, ये होता है संपूर्ण फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स का मान। और ये जो मान है वह सभी दिशाओं से निर्गत फ्लक्स के मान के क्या है, बराबर है। तो सभी दिशाओं के निर्गत फ्लक्स का मान जोड़ दें तो संपूर्ण फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स का मान आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो संपूर्ण पृष्ठ के निर्गत फ्लक्स का मान हम निकालते हैं, तो देखिएगा और समझिएगा। तो संपूर्ण फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स का मान क्या है, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर सभी दिशाओं से निर्गत फ्लक्स के मान के बराबर है। तो एक दिशा से क्या है, वह है डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डीवी, वाई दिशा से क्या है, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डीवी, जेड दिशा से क्या है, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डीवी। अब हम क्या कर लेंगे, सभी पदों से डीवी को कॉमन ले लिया और दूसरी साइड मैंने डीवी को बटे की फॉर्म में बेच दिया। कॉमन लेके मैंने इधर भेज दिया, समझ में आ गया ना बच्चों। ये समीकरण हमारे पास आ गई 4। अब डेल्टा संकारक की परिभाषा देखें, किसकी परिभाषा, डेल संकारक की, सॉरी डेल संकारक की परिभाषा अनुसार जो डेल डॉट ए वेक्टर है, डेल की वैल्यू क्या होती है, कार्टेशियन डेल आई क्यूब डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्यूब डेल अपॉन डेल वाई प्लस के क्यूब डेल अपॉन डेल जेड डॉट आई क्यूब ए एक्स प्लस जे क्यूब ए वाई प्लस के क्यूब ए जेड। मैंने आपको जब डायग्राम बताया तो वहां पर ए वेक्टर की वैल्यू बताई थी। तो ए वेक्टर का मान है वह सभी दिशाओं में जो घटक बताए थे एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, आपको ये पता है यदि अदिश गुणन करते हो तो स्वयं के साथ अदिश गुणन में वैल्यू क्या होती है, स्वयं के एकांक सदिश के अदिश गुणन की वैल्यू क्या होती है 1 और बाकी आधा के साथ क्या होती है 0। तो हम ये टर्म्स यूज करेंगे, देखिएगा हम इसको मैं रख कर देता हूं, मैंने ये टर्म्स यूज करे, वह टर्म्स है आई केव डॉट आई केव, जे केव डॉट जे केव और के केव डॉट के केव। इसकी वैल्यू क्या है 1 और बाकी अदर के साथ वैल्यू क्या होगी 0 होगी साहब, क्या होगी वैल्यू 0। तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई डॉट आई 1 लेकिन अदर के साथ क्या है 0। तो डेल डॉट ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या प्राप्त हुई, वो प्राप्त हुई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई और डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये हमारे पास प्राप्त हो गई आपको। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर आ गई 5। समीकरण 5 से मान का रख दे 4 में, समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रख दो साहब, रखा तो हमारे पास 1 अपॉन डी ए डॉट डी एस वेक्टर, ए डॉट डी एस वेक्टर ये आ गया डेल डॉट ए वेक्टर, ये हमारे पास मान प्राप्त हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं डाइवर्जेंस की परिभाषा अनुसार, डाइवर्जेंस की
परिभाषानुसार डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या होती है? तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन dv इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। समीकरण आ गई 6, समीकरण 7 आ गई। समीकरण 6 और 7 की आप तुलना कर दो तो आपके पास डाइवर्जेंस जो ए वेक्टर है वह क्या प्राप्त हो जाएगा? समीकरण 6 व 7 की तुलना करने पर जो आपके पास डाइवर्जेंस ए वेक्टर का तो क्या होगा? डेल डॉट ए वेक्टर, डेल डॉट ए वेक्टर। तो यह मान आपका कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में प्राप्त हो गया। यहाँ जो डेल संकारक है वो कार्तीय निर्देश क्या प्राप्त हो गया? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड है। कहने का मतलब है कि डेल संकारक वो सदिश क्षेत्र का डेल संकारक व सदिश क्षेत्र का अदिश गुणनफल सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, डेल संकारक व सदिश क्षेत्र का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो इस प्रकार हमने कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में डाइवर्जेंस का मान प्राप्त कर लिया। किसका मान प्राप्त कर लिया? डाइवर्जेंस का मान हमें प्राप्त कर लिया। अब तीसरा पाठ आते हैं डाइवर्जेंस का भौतिकी महत्व। क्या है इसका भौतिकी महत्व? देखिएगा, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान, सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस का मान है वह हमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो तीसरा पाठ बता रहा हूं इसका भौतिकी महत्व। तो ये सी पाठ भौतिकी महत्व क्या है? सदिश